एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो एजुकेशन साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक में आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर इंग्लिश में कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट के कौन कौन से होते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत का है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है किंतु बाद में मंद गति से होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य कि विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, और व्यक्ति का जो विकास है वो कभी रुकता नहीं है। यानी कि गर्भ धारण से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, वो कब्र तक नहीं पहुँच जाता, तब तक जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। इस विकास के सिद्धांत का जो यूज़ किया जाता है जब एक बच्चे या फिर व्यक्ति की तुलना अलग अलग समय पर की जाती है तो ये सिद्धांत काम आता है। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे एक 5 साल की उम्र में और एक 15 साल की उम्र में जो राहुल में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंज आए, तो जब ये एक ही बच्चे की जब अलग अलग समय पर तुलना की जाती है तो उसमें निरंतरता का सिद्धांत काम में आता है। तो इसे आप लोग याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे प्रिंसिपल हमारे। और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर टीचिंग के कोई और भी एग्ज़ाम हो। चलिए, अगला जो सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल है हमारा व्यक्तिगतता का सिद्धांत है। इसमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपनी तरह अथवा भिन्न होता है। यह कहने का तात्पर्य कि प्रत्येक बच्चे का जो विकास है वो अपने अलग ढंग से होता है। जब 2 या 2 से अधिक बच्चे की तुलना एक ही समय पर की जाती है तो ये सिद्धांत काम में आता है। ये सिद्धांत कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जब हम राहुल और मीना की बात करते हैं। दोनों बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है, 10 ईयर्स की, 10 साल की है, और दोनों का जो विकास है और जो वृद्धि है वो कैसे होगा, अलग ढंग से होगा। इसके अंतर्गत क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। इसलिए जब एक ही समय पर 2 अलग अलग बच्चों की तुलना की जाती है, जब हमारा व्यक्तिगतता का सिद्धांत काम में आता है। अगला जो प्रिंसिपल है परिमार्जिता का सिद्धांत है। शिक्षा प्रक्रिया द्वारा दिशा एवं गति में विकास को अग्रसर किया जा सकता है। यह कहने का तात्पर्य है कि विकास को शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा हम सुधार कर सकते हैं, विकास में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, मगर हम विकास को रोक नहीं सकते। विकास कभी रुकता नहीं है। अगला जो प्रिंसिपल है हमारा निश्चित एवं कथनीय प्रतिरूपों का सिद्धांत है। इसमें क्या है, विकास का निश्चित प्रतिरूप होता है। जैसे मत्स्य का 2 मुखी, अर्थात विकास शीर्ष क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ता है। यह कहने का तात्पर्य है कि जो एक बच्चे का जो विकास होता है, सिर से लेके बच्चे का जो विकास है वो पैर तक जाता है। यानी कि जो बच्चे का हेड का विकास होता है उसके बाद ही जो बॉडी के अन्य पार्ट है वहाँ तक विकास पहुँचता है। जैसे एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ मैं। अगर हम बात करें 8 सप्ताह के बालक का मत्स्य का 2 मुखी, तो इस बच्चे का जो विकास होगा कैसे होगा कि इसमें जो 45% इसका क्या होगा, सिर होगा या फिर हेड होगा इस बच्चे का, और 35% इसका धड़ होगा जो विकास होगा बच्चे का, या फिर ट्रंक होगा, और 20% बच्चे का जो होगा वो पैर होगा या फिर लेग होगी। तो बच्चे का जो 8 महीने का बच्चा है, बच्चे का विकास इस प्रकार होगा। 45% बच्चे का हेड होगा, 35% बच्चे का ट्रंक होगा या धड़ होगा, और 20% बच्चे का पैर होगा। तो 8 सप्ताह के बच्चे का जो मस्तकामुखी का विकास है वो इस तरीके से होगा, सिर से स्टार्ट होकर बच्चे के पैर तक जाएगा। दूसरी हम वही 40 सप्ताह के बच्चे की बात करें अगर हम, तो इसमें बच्चे का जो 25% बच्चे का हेड होगा या सर होगा, और 40% बच्चे का जो धड़ होता है या ट्रंक होता है वो रहेगा, और 35% बच्चे की लेग या फिर पैर रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, विकास है वो अलग अलग उम्र में अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार से होता है। एक 8 सप्ताह के बच्चे का विकास अलग ढंग से होगा और एक 40 सप्ताह के बच्चे का विकास अलग ढंग से होगा। मगर जो विकास स्टार्ट होने की जो एक प्रोसेस होता है वो सिर से लेके बच्चे का विकास लेग तक जाता है, और उसी प्रकार बच्चे का 8 सप्ताह का जो बच्चा है उसका सिर का विकास ज़्यादा होगा, और वहीं 40 सप्ताह का बच्चे का विकास है वो सिर का पार्ट कम होके अन्य जहाँ पे भी हमारे बॉडी के पार्ट में जो विकास जरूरी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। बच्चे का जो विकास है वो एक सिक्वेंस में चलता है,
और अलग अलग समय पे जो विकास है बच्चे का वो उस ढंग से होता है। जैसे सिर, धड़ और पैर क्षेत्र यानी कि हेड रीजन, ट्रंक रीजन और लेग रीजन के अनुसार ही बच्चे का विकास अच्छे ढंग से होता है। अगले पॉइंट पे क्या, जन्म के पूर्व भी एवं जन्म के बाद भी ये प्रक्रिया चलती रहती है एवं निकट दूर नियम विकास शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य कि जन्म से पूर्व और जन्म के बाद भी जो बच्चे का विकास है वो निरंतर चलता रहता है और इसे हम क्या कहते हैं, निकट दूर विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसके अंदर बच्चे का जो शरीर का पार्ट है, जो बच्चे के हृदय के जो नज़दीक अंग होते हैं बच्चे के, वो पहले डेवलप होते हैं, चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट, और जो दूर के जो पार्ट होते हैं बच्चे के वो बाद में विकसित होंगे। इसलिए इसमें यही कहा, शरीर के केंद्र का जो विकास वो पहले होता है और जो बाहर के जो पार्ट होते हैं बच्चे के, जो दूर के पार्ट होते हैं बॉडी के, उसका विकास देर से होता है। अगला जो सिद्धांत है हमारा, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। संसार के समस्त भागों में शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक जैसा होता है। यह कहने का तात्पर्य कि अगर हम संसार के किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र के बच्चे की बात करें तो बच्चे का जो विकास होता है वो मानव शिशुओं की तरह ही होता है। अगला जो सिद्धांत है, समान्वय का सिद्धांत। विकास सभी अंगों के बीच समान्वय के द्वारा होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य कि जो विकास है वो सभी जो अंग होते हैं उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। दोनों ही जो विकास होता है वो शरीर के अन्य पार्ट को भी प्रभावित करता है या विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। अगला जो प्रिंसिपल है हमारा, संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास एक के बाद एक जुड़ता है तथा अंतराल के बाद पुनः प्रकट भी होता है। जैसे स्वप्रेम शैशव अवस्था में होता है, उसके पश्चात पुनः किशोर अवस्था में प्रकट होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम कि बच्चे में जो शैशव अवस्था होती है तो यहाँ पे जो बच्चे में स्वप्रेम है यानी कि अहंकार, या फिर इंग्लिश में कहेंगे नर्सिज्म, वो इस अवस्था में होता है। और बाल्य अवस्था की बात करें, बाल्य अवस्था में बच्चे में स्वप्रेम या फिर अहंकार बच्चे में नहीं पाया जाता। और किशोर अवस्था की बात करें, किशोर अवस्था में बच्चे में अहंकार या फिर अपने जो खुद के प्रति प्रेम है वो बच्चे में दोबारा उत्पन्न हो जाती है या फिर पाया जाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि विकास एक के बाद एक जुड़ने वाली प्रक्रिया होती है और एक अंतराल के बाद पुनः उत्पन्न भी होने वाली प्रक्रिया की। शैशव अवस्था में बच्चे में अहंकार पाया जाता है, बाल्य अवस्था में नहीं पाया जाता और किशोर अवस्था में दोबारा से उत्पन्न हो जाता है। अगला जो सिद्धांत है हमारा, वंशानुगत तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत। वंशानुगत ये निर्धारित करता है कि किस सीमा तक विकास संभव है। वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर एवं संभावनाओं को तलाशता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो इसमें जो नेचर होता है या प्रकृति होती है, और दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट, पोषण यानी कि जो हमारा वातावरण है, इसके बीच क्या संबंध होता है, 25 का होता है, यानी कि इनके बीच गुणात्मक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, गुणनफल का संबंध होता है। इसे याद रखना आप कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच जो संबंध होता है वो कैसा होता है, गुणनफल होता है। और इसके अंदर योगफल का कभी हमारी जो वंशानुगत और जो हमारा वातावरण होता है इसके बीच प्लस का साइन कभी नहीं होता, इसलिए ये गलत है। इसके बीच कैसा संबंध होता है, गुणनफल का संबंध होता है। तो इसे आप लोग याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वंशानुक्रम विकास की एक सीमा में रहकर वातावरण को उस सीमा में रहकर विकास के अवसर प्रदान करता है। अगला जो सिद्धांत है हमारा, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। विकास रेखीय ना होकर चक्रीय होता है। विकास मंद, तीव्र अथवा शिथिल हो सकता है। निश्चित विकास के बाद विकास को संगठित करने के लिए विराम का समय आता है। जैसे डायग्राम दिया गया था, तो ये जो हमारा विकास का डायग्राम अगर ऐसे देंगे तो ये क्या है, गलत है। विकास हमारा कभी भी सरल रेखीय टाइप का नहीं होता। दूसरा डायग्राम आपको इस तरीके से देंगे, जो विकास होता है हमारा कैसे होता है, चक्रीय प्रगति का होता है। तो ये विकास का जो सिद्धांत है और ये विकास का जो डायग्राम है वो हमारा कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। तो कभी कभी आपको ये प्रिंसिपल दे देंगे या फिर आपको डायग्राम के रूप में दे देंगे। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है और उसी के अनुसार अपना आंसर देना है कि विकास कभी भी सरल रेखीय नहीं होता, एक सीधी लाइन में कभी विकास नहीं होता। विकास कैसा होता है, चक्रीय प्रगति का होता है।
अगले पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, या फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस अवस्था से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या फिर टीचिंग के अन्य एग्जाम हो। गर्भ अवस्था या फिर प्री नेटल स्टेज, गर्भधान से 9 माह 10 दिन तक की ये अवस्था रहती है, या फिर हम इसे कहेंगे कि ये जो अवस्था होती है वो 40 सप्ताह तक रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गर्भ अवस्था होती है या प्री नेटल स्टेज होती है वो कब होती है। ऑप्शन में आपको दे देंगे जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 से 12 वर्ष होती है, या फिर 18 से 60 वर्ष होती है। तो आपको जो ऑप्शन है दोनों ही दे देंगे, 9 माह या 10 दिन या फिर 40 सप्ताह। तो ऑप्शन आपको किसी भी तरीके से दे देंगे। अगर 9 माह 10 दिन का समय आए तो भी हमारा राइट आंसर होगा, अगर 40 सप्ताह आंसर दिया है तो वो भी हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो गर्भ अवस्था होती है वो 9 माह 10 दिन की होती है, या फिर हम कहेंगे 40 सप्ताह की होती है। सेकंड हमारी जो स्टेज आती है, विकास की जो अवस्था आती है वो है सेजवा अवस्था या फिर इन्फेंसी। ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, या फिर 0 to 2 वर्ष तक की उम्र होती है ये। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी गया सीटेट में कि सेजव अवस्था कब होती है, 40 सप्ताह, या जन्म से 2 वर्ष होती है, 2 से 12 वर्ष होती है, या फिर 12 से 18 वर्ष होती है। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो हमारी सेजव अवस्था कहलाती है। अगली अवस्था है बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड। ये 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, मगर ये 2 पार्टों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? पहली जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्य अवस्था होती है, जो हमारी 2 से लेकर 6 वर्ष तक चलती है, और दूसरी होती है हमारी उत्तर या फिर मध्य बाल्य अवस्था। तो ये कब चलती है हमारी? ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है, तो इसे भी आप लोग याद रखना। अगली जो अवस्था है ये वाय संधि काल का है। ये कब होता है? ये यौवना आरंभ की अवस्था होती है। वाय संधि काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ये वाय संधि काल है क्या, तो ये क्या है? यौवना आरंभ है। इसमें कहने का तात्पर्य कि ये अवस्था बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था के बीच की अवस्था होती है। लड़कों की बात करें यानी कि बॉयज़ की बात करें हम, तो लड़कों में ये अवस्था 12 से लेकर 14 वर्ष में होती है, और जबकि गर्ल्स की बात करें, लड़कियों की बात करें, लड़कियों में ये अवस्था 10 से लेकर 12 वर्ष में होती है। लड़कों में इस अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, और लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ होना इस अवस्था की एक पहचान होता है। और लड़कियों के लिए मानव जीवन की सबसे जो नकारात्मक अवस्था होती है वो हमारी वाय संधि काल की अवस्था होती है। इसे भी आप लोग याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। गर्ल का जो स्वभाव होता है उनमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, उनके उत्साह में कमी आ जाती है, एकांत में रहने की इच्छा होती है यानी अकेले रहने की इच्छा होती है गर्ल्स में, और सक्रिय खेलों में भाग ना लेने के लिए शैक्षिक उपलब्धि में भी कभी कभी माता पिता अधिकारियों के प्रति प्रतिरोध की भावना भी उनमें उत्पन्न हो जाती है। तो ये लड़कों में इस अवस्था में कोई चेंज नहीं होता है, लड़कियों में ये सारे चेंज होते हैं। तो इसे आप लोग याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगली अवस्था हमारी किशोरा अवस्था है, एडोलेसेंस। ये 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये हमारी किशोरा अवस्था होती है। दूसरी भाषा में कहेंगे तूफान की अवस्था। जो तूफान वाली अवस्था होती है वो हमारी किशोर अवस्था को ही कहा जाता है, या फिर हम इसे कहेंगे सुनहरी अवस्था भी किशोर अवस्था को ही कहा जाता है, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। अगली अवस्था हमारी प्रौढ़ा अवस्था। प्रौढ़ा अवस्था कब तक होती है? 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की जो अवस्था है वो प्रौढ़ा अवस्था में आती है। उसके बाद हमारी लास्ट अवस्था रहती है वृद्धा अवस्था या फिर ओल्ड एज। ये 60 वर्ष से लेकर व्यक्ति के मृत्यु तक की जो अवस्था होती है वो हमारी ओल्ड एज के अंदर आ जाती है। अगले पॉइंट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है या फिर कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो कारक है वो वंशानुगत कारक के बारे में डिस्कस करते हैं। वंशानुगत कारक में जो आते हैं वो संरचना होती है। बच्चे की जो संरचना होती है वो उनके माता पिता या फिर उनके परिजनों से प्राप्त होती है, या वीक या स्ट्रॉन्ग है वो किस पे डिपेंड होती है? बच्चों के अभिभावकों के ऊपर डिपेंड होती है। और बच्चे का जो विकास है और बच्चे का जो ग्रोथ है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उसी प्रकार से होता है।
अगला जो कारक है वो है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। जो बच्चे की इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, वो भी उनके अभिभावक, उनके परिजनों से ही प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे के माता पिता एजुकेटेड है और वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, अनेक से अनेक सुविधाएं प्रदान करेंगे और उनका जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है वो भी और ज़्यादा विकसित करने में बच्चे की मदद करेंगे। वहीं एक अगर पुअर फैमिली की बात करें, गरीब बच्चे की बात करें, तो उस बच्चे का जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि का जो विकास है वो कम विकसित हो पाता है, क्योंकि बच्चे को सही रूप से जो सुविधा है वो प्रदान नहीं होती। अगला जो फैक्टर है वो है लिंग भेद यानी कि सेक्स डिफरेंस। इसके अंतर्गत जो बच्चे के अंदर की लड़कियों का जो विकास होगा वो अलग ढंग से होगा और जो लड़कों का विकास होगा वो अलग ढंग से होगा। तो ये बच्चों के अभिभावकों के ऊपर डिपेंड होता है। अगला जो फैक्टर है वो है स्नायु मंडल या फिर नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत ये भी जो बच्चों के अभिभावक से जैसे भी उन्हें प्राप्त होता है उनके परिजनों से, तो बच्चे का जो विकास है वो उसी प्रकार से होता है। अगला जो कारक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो इसके अंतर्गत भी बच्चे की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो भी किस पे डिपेंड होती है, वो बच्चों के अभिभावक या फिर बच्चों के परिजनों के ऊपर डिपेंड होती है। बच्चे का जो विकास होता है और ग्रोथ होती है वो उसी प्रकार से होती है। अगला जो कारक है या फैक्टर है वो है पर्यावरणीय कारक या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन कौन से होते हैं जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है पौष्टिक भोजन। अगर हम बच्चों को अच्छा भोजन नहीं देंगे, जिस उम्र में बच्चों को जिस पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है, अगर हम बच्चों को वो भोजन प्रदान नहीं करेंगे तो बच्चे का जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो बच्चे के उस पर प्रभावित होगा। अगले जो फैक्टर है वो है अभ्यास एवं क्रियाकलाप। इसके अंतर्गत हम फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करवाते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा हम हिस्सा लेने के लिए देते हैं, तो बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे प्रकार से होता है। अगला है दुर्घटना, यानी कि जो दुर्घटना होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कैसे किसी व्यक्ति का किसी एक्सीडेंट के टाइम पे कोई दुर्घटना हो गई, या उसका हाथ कट गया, उसका पैर कट गया, या फिर कोई भी ऐसी दुर्घटना के टाइम पे कुछ ऐसी बॉडी में परेशानी हो गई जिसके कारण उसका जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो दुर्घटना के कारण भी प्रभावित होता है। अगला जो फैक्टर है वो है पारिवारिक वातावरण। अगर बच्चे को अच्छा परिवार का वातावरण नहीं दिया जाएगा, परिवार में कलेश होगा और बच्चों को सही प्रकार से आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं प्रदान की जाएगी, तो बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे ढंग से नहीं होगा। अगला जो फैक्टर है वो स्कूल का वातावरण। अगर स्कूल में अच्छे प्रकार से पूरा प्लान करके बच्चों को नहीं हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो कंपटीशन में हिस्सा हो, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो, बच्चों को जो लर्निंग प्रोवाइड करनी है, अगर लर्निंग में भी इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को लर्निंग नहीं प्रोवाइड करेंगे और डिसिप्लिन स्कूल का अच्छा नहीं होगा, तो और जो टीचर पढ़ाने वाले वो अच्छे नहीं होंगे, उन्हें ट्रेनिंग नहीं प्राप्त होगी, तो बच्चों का जो स्कूल का वातावरण है वो भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। अगला जो कारक है बचपन के अनुभव। इसके अंतर्गत आता है कि बचपन में अपने अनुभव में अगर अच्छी चीज़ होती है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रभाव वो अच्छे ढंग से पड़ता है। अगर वही बचपन में उसकी बच्चे की जो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी या पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर प्रभावित करेगी। अगला जो फैक्टर है हमारा मित्र एवं पड़ोस का वातावरण। अगर वो बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, बच्चों को डांटेंगे, फटकारेंगे, मित्र भी बच्चों के सहयोग वाले नहीं होंगे, तो बच्चे का क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बच्चे की उसी प्रकार से होती है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।